बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस वंस अगैन, क्योंकि हम ट्रांसमिशन में भी इस हवाले से मुस्तकिल बात करते रहे तारड़ साहब, और मुझे पता है कि बड़ी मसरूफ़ आपका वक्त होता है, आप वक्त दे रहे हैं। दो अहम पॉइंट पर हमने बात की कि जहाँ पर हमने देखा कि डायलॉग डेडलॉक का शिकार हो गए थे। एक तो वो यूरेनियम वाला मामला, उसकी इन्रिचमेंट से मुतालिक वो एक तरफ, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को अगर हम देखें तो गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि इस मामले में काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि रात को ये कहा गया कि 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसकी नाकाबंदी शुरू कर देंगे, और एग्जैक्टली हमने देखा भी वैसे ही कि पाकिस्तान में शाम के 7 बजे और 2 जहाज़ वहाँ पर पहुँचे, बताया जा रहा है कि जी उसकी नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। सो ओवरऑल इस सिचुएशन को किस तरह से देखा जा रहा है, खासतौर पर अगर मैं अमेरिकन नेशन की बात करूँ, वो इसको किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि वो तो इसके अगेंस्ट है। दूसरी जानब ईरान ये कह रहा है कि टोल हम लेंगे, इसकी नाकाबंदी अगर हुई तो फिर किसी भी किस्म का सख्त किस्म का जो जवाब है उसके लिए अमेरिका को तैयार रहना होगा। अर्ज ये करना चाहूंगा कि बरतानिया के वजीर आजम ने कहा है कि हम इस बात पे समिट करने जा रहे हैं और हमारे बयानियों को 40 से ज्यादा ममालिक की सपोर्ट हासिल है। और दूसरा, जो ईरान ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है कि उन्होंने यूके और फ्रांस को कहा है कि आप अपना तेल यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन तेल लेके कहाँ जाएंगे। अब दूसरा उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है। ईरान ने अभी ईरान के वजीर खारजा इराकची ने अभी सऊदी अरेबिया और कतर के वज़ीर खारजा से बात की है और अपने जो उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश की। तीसरा रिएक्शन जो आया है वो चाइना की तरफ से आया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की तरफ से इशारा ये था कि हम सिर्फ ईरान की बंदरगाह को उसको एम्बार्गो करेंगे। तो दर हकीकत एक तो वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा चाइना पे होगा। तो इस वक्त मुझे लग रहा है चीज़ें एस्केलेट होंगी। अमेरिका के खिलाफ काफ़ी रिएक्शन है। अमेरिका के अंदर से मैं बताना चाहूँगा कि 3 जरीदों ने इसके ऊपर आज रिस्पॉन्ड दिया है। एक तो ब्लूमबर्ग ने है, इकोनॉमिस्ट ने दिया है, और उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस वक्त ब्लूमबर्ग के मुताबिक उन्होंने इस चीज़ को खबर दी है कि शायद लिमिटेड वेपन इसके बारे में सोचा जा रहा है। इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि वो उनका जो तज्जिया है इसके खिलाफ है, बरअक्स है। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई विजन मौजूद नहीं है, जिसके मुताबिक वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे गड़ा और पीछे खाई है। और मेरे ख्याल में बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए तो आबनाए हरमूज को चोक करने से ना सिर्फ ईरान अकेला चोक नहीं होगा, जो यूएस एलाइज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी चोक होंगे। और यही मेरे ख्याल में ये ज्यादा अरसा नहीं चल पाएगा। प्रेशर क्रिएट करने की एक टैक्टिक्स है। अभी तक सीज फायर के 12 दिन मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर किसी टर्म्स पे आ जाएगा। आबना हरमूज को जो उसकी ओरिजिनल उसका स्टेटस था उसी में बहाल किया जाए। इलेक्शन आने वाले हैं, हर जगह इस हवाले से बाज गश्त भी है। अब हालिया पॉलिसीज़ हैं ट्रम्प की, एक जानिब वो रख लें, और एक जानिब अगर हम ओल्ड पॉलिसीज़ की बात कर लें तो दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इसकी मजम्मत होती नज़र आ रही है, क्योंकि पूरे मुल्क में अब जितनी भी स्टेट्स हैं, जाहिर है एक बड़ा एहतजाज हमने देखा कि वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 7 मिलियन पीपल बाहर निकले, जो कि एक बड़ा अमाउंट है, बड़ा नंबर है। सो इसके अलावा वहाँ पर महंगाई का बहुत ज़्यादा इस वक्त हवाला दिया जा रहा है कि जो नंबर्स हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जो अवाम है वो महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। अब इसके अलावा एक और बात ये भी है कि ट्रम्प की मकबूलियत पर फिर बात आ जाती है, खासी उसमें कमी आ चुकी है। सो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि आगे आने वाले मिड टर्म इलेक्शन के अंदर, हमने बार बार पहले भी जिक्र किया अपनी मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस के अंदर, कि क्या हो सकता है आगे आने वाले इलेक्शन में, क्या जो इनका ग्राफ है वो मजीद गिरावट का शिकार हो सकता है? यहाँ पे अर्ज ये करना चाहूंगा कि अमेरिका अभी तक कोविड सिंड्रोम से बाहर नहीं आया। अभी तक अगर देखा जाए तो कोविड के बाद का जो सप्लाई चेन बंद था वही नहीं पूरे तरीके से रिस्टोर हो पाया। इस जंग से पहले भी जो नंबर 1 इशू अमेरिका के अंदर था वो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, और रिपब्लिकन पार्टी बार बार ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करती रही डोनाल्ड ट्रंप साहब के आप मिड टर्म का जो सबसे बड़ा हर्डल होगा महंगाई, उसके ऊपर तवज्जो दें। लेकिन उसके बरअक्स इस जंग की वजह से महंगाई मजीद बढ़ी है। यहाँ आज खबरें आ रही हैं कि मैकडॉनल्ड ने भी रिएक्ट किया है और स्टारबक्स पे इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है प्राइसेस के ऊपर। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अपहिल बैटल होगा रिपब्लिकन पार्टी के लिए मिड टर्म इलेक्शंस में। 2 क्वेश्चन होंगे, एक तो महंगाई का हल लोग पूछेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होगा कि हम ईरान के ऊपर क्यों गए। क्या ये इजराइल की जंग थी या अमेरिका की जंग थी, और अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल की हम कितनी कीमत देने के लिए तैयार हैं, कितनी कीमत हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो इस वक्त 2 चीजें सामने आ रही हैं। एंटी इजराइल सेंटिमेंट जो है
दे आर ऑन द राइज। पहले भी आपने देखा होगा गजा के रिएक्शन पे ममतानी साहब इलेक्शन जीत गए थे न्यूयॉर्क में, और 33% यंग जूश लोगों ने भी उनको वोट दिया था। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर ओपिनियन जो है वो चेंज होती नजर आ रही है। सही है तारिर साहब, अब हमने सुना तो ये था कि ट्रंप आएंगे तो अमन होगा, अमन कायम हो जाएगा, दुनिया की तमाम जंगें रुक जाएंगी। शुरू में हमने देखा भी ऐसा हुआ भी, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने जंग में खुद को धकेल दिया है और लोगों के सामने बिल्कुल एक अलग नज़रिया सामने आ गया है। ट्रंप जिस तरह के दावे करते आए, अब जो कुछ वो कर रहे हैं सब कुछ उसके बिल्कुल बरक्स है। वहाँ पर लोग उनके खिलाफ होते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इख्तलाफात हैं जो वहाँ पर जन्म ले चुके हैं। अब इस तमाम तरह सूरत हाल में अमेरिका आने वाले वक्त में किस तरह से रिएक्ट करेगा? देखें, यहाँ पे अर्ज करना चाहूँगा, इराक की जंग के बाद लिबिया की जंग और उसके बाद फॉल ऑफ काबुल, लोग बिल्कुल बेजार थे, एंटी वार हो चुके थे, और इसी वजह से उन्होंने उम्मीदवार प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप को पिक किया था, जिन्होंने बार बार ये बताया कि वो एंटी वार हैं, और उनके इवन देन पहले पीरियड के अंदर एक भी सिंगल नया कॉन्फ्लिक्ट सामने नहीं आया था। मैं बजाते खुद मैं 3 इलेक्शन कैंपेन्स में उनके साथ रहा हूं, उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूं। वो हमेशा एंटी वार रहे हैं, क्रिटिसाइज करते रहे हैं, और उन्हें अंदाजा था कि किस तरीके से पेंटागन डीमोरलाइज हो चुका है आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल। तो मेरे ख्याल में, और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब ट्रंप साहब खुद व्हाइट हाउस में पहुंचे तो उन्होंने 8 महीनों की 8 जंगें, और उसके बाद नोबेल पीस प्राइज की उम्मीदवार, और फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस, और फिर उसकी पहली मीटिंग, और फिर उसके चंद ही दिनों के बाद एक नई जंग का आगाज। ये ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए एक सवालिया निशान है, मेरे लिए भी एक सवालिया निशान है। अब उसमें जरा देखना ये चाहिए कि मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इजराइल, जो मेरे ख्याल में बीबी नेतन्याहू के ट्रिप्स अगर गूगल करके देखा जाए, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में आए हैं, उन्होंने कितने फ्रीक्वेंट ट्रैवल किए हैं, लॉबी करने की कोशिश करते रहे। आपने देखा होगा कि हमारे पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी ये कहा है कि ज़ायनस माइंडसेट, बीबी नेतन्याहू ने मुसलसल पिछले 2 सदूर को भी यही कन्विंस करने की कोशिश की कि आए आप मिडल ईस्ट में हमारी जंग लड़ें। तो मेरे ख्याल में जो 45 साल का जो मंसूबा था ज़ायनस के, अमेरिका को घसीट के मिडल ईस्ट में लाया जाए और इजराइल की जंग अमेरिकन लड़े, तो मेरे ख्याल में उसमें वो कामयाब हुए। अब उनकी कामयाबी के पीछे एलिमेंट क्या था? अब ये खबरें निकल रही हैं कि उन्होंने आके वेनेजुएला की जंग के बाद एक प्लान सामने रखा कि आप ईरान आएंगे, उनकी जो पुरानी रजीम है उसका खात्मा किया जाएगा, और उसके बाद रजा शाह पहलवी को हम यहाँ से लेके जाएंगे, और वो जाते ही तेहरान के अंदर इजराइल की एम्बेसी खोल देंगे। उसके बाद तेल भी हमारा और आबनाए हरमूज भी हमारा। और उन्होंने कहा कि आप वहां से ईरान की ट्रॉफी लेकर आएंगे, और अगले इलेक्शन भी 2028 के आपके। तो ये बड़ी एक रोजी पिक्चर ड्रा की गई, जिसकी वजह से आज अमेरिका दलदल में फंस चुका है। आज जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था, इकोनॉमिस्ट ने भी ये कहा है कि अमेरिका के पास कोई विजन नहीं है, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।